एपिसोड 1 गुमनाम गांव और पुराना नक्शा। परिचय। ये कहानी शुरू होती है शहर की भागदौड़ से दूर हिमाचल प्रदेश के घने देवदार के जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहां एक छोटा सा गुमनाम गांव था जिसका नाम था जादूगढ़। अजीब बात यह थी कि पिछले 50 सालों में जादूगढ़ का नाम ना तो किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज हुआ था और ना ही ये किसी डिजिटल मैप पर दिखाई देता था। हमारे मुख्य पात्र आर्यन 25 साल का एक उत्साहित इतिहास शोधकर्ता था। उसका जुनून था भारत के खोए हुए और भूला दिए गए स्थानों को ढूंढ निकालना। पुरानी दुकान का राज। एक सर्द सुबह आर्यन शिमला की एक पुरानी कबाड़ के दुकान में बैठा था, धूल भरी किताबों और टूटे फूटे बर्तनों के बीच कुछ तलाश रहा था। तभी उसकी नज़र एक फटी हुई चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। डायरी के अंदर उसे एक हाथ से बना नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर स्याही उड़ चुकी थी, लेकिन एक जगह पर लाल स्याही से एक नाम लिखा था, जादूगढ़, देवदारों का अंत। आर्यन ने दुकानदार को नक्शे के बारे में पूछा तो बूढ़े दुकानदार की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। बेटा, ये नक्शा किसी पागल व्यक्ति की कल्पना है। उस नाम की कोई जगह नहीं है, इसे फेंक दो। दुकानदार की घबराहट ने आर्यन के संदेह को और मजबूत कर दिया। उसने किसी तरह वो डायरी और नक्शा खरीद लिया। यात्रा की तैयारी। घर आकर आर्यन ने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। ये नक्शा शिमला से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर एक दुर्गम घाटी की तरफ इशारा कर रहा था। नक्शे के किनारे पर एक अजीब चेतावनी लिखी थी, जब सूर्य और चंद्र एक हों तभी मार्ग खुलेगा, बाहरी नक्ति का प्रवेश वर्जित है। ये चेतावनी आर्यन को रोमांच से भर गई। उसने अपने पुराने दोस्त नेहा, एक ट्रैकिंग गाइड और पर्वतारोही को फोन किया। नेहा, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन हो सकता है। ये एक गांव है जो नक्शों से मिट चुका है। नेहा पहले तो हंसी, लेकिन जब आर्यन ने उसे नक्शे की तस्वीर भेजी और दुकानदार की घबराहट के बारे में बताया तो वो सहमत हो गई। अगले दिन सुबह वे दोनों जादूगढ़ की यात्रा के लिए निकल पड़े। पहला संकेत। उनकी एसयूवी सड़क के अंतिम छोर तक पहुंच गई, जिसके आगे केवल घने जंगल और खतरनाक पगडंडियां थीं। उन्होंने अपनी पीठ पर जरूरी सामान लादा और नक्शे के सहारे आगे बढ़ने लगे। दोपहर होते होते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां देवदार के पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेहा चिल्लाई, आर्यन देखो! जमीन पर पत्थरों के बीच एक छोटा सा बेहद पुराना कांसे का घंटा पड़ा था। ये किसी साधारण मंदिर का घंटा नहीं लग रहा था। इसके ऊपर अजीबोगरीब नक्काशीदार निशान बने हुए थे जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखे थे। आर्यन ने घंटी उठाई। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। घंटी पर लिखा था, जादूगढ़ की सीमा शुरू, मुड़ जाओ। ये गांव नक्शों से गायब था, लेकिन इसकी सीमा पर एक भौतिक चेतावनी मौजूद थी। आर्यन और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था, वे किसी अविश्वसनीय चीज के बहुत करीब हैं। क्या वे इस चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे? गांव के अंदर उन्हें क्या इंतजार कर रहा है, जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। एपिसोड 2 धुंध, अदृश्य दीवार और रहस्यमयी बुजुर्ग। चेतावनियों को नजरअंदाज करना। कांसे के घंटे पर लिखी चेतावनी को पढ़कर नेहा थोड़ी चिंतित थी। आर्यन, शायद हमें लौट जाना चाहिए। यहां कुछ सामान्य नहीं है। ये गांव खुद को बचा रहा है। आर्यन ने घंटी को अपने बैग में रखा। उसकी आंखों में उत्साह भरा था। नेहा, 50 सालों से ये जगह छिपी हुई है। हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर ये केवल एक साधारण गांव होता तो ऐसी चेतावनी कौन देता? उन्होंने नक्शे को फिर से देखा। नक्शा एक छोटी, लगभग अदृश्य पगडंडी की ओर इशारा कर रहा था, जो सीधी खड़ी चढ़ाई पर जा रही थी। अचानक घना कोहरा। जैसे ही उन्होंने उस पगडंडी पर पहला कदम रखा, मौसम अचानक बदल गया। चारों ओर तेजी से घना कोहरा छा गया। ये इतना गाढ़ा था कि उन्हें एक दूसरे का चेहरा देखना भी मुश्किल हो रहा था। कोहरा सामान्य नहीं था। इसमें एक अजीब सी मिट्टी और देवदार की तेज गंध थी। ये कोहरा नहीं है आर्यन, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे यहां फैलाया है। कोहरे में चलते हुए आर्यन को लगा जैसे वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी जीपीएस घड़ी पर जांच की, जो केवल नो सिग्नल दिखा रही थी। उनके कंपास की सुई भी तेजी से घूमने लगी थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। अदृश्य दीवार का सामना। लगभग 1 घंटे तक भटकने के बाद आर्यन को लगा कि उसका सिर किसी चीज से टकराया है।
उसने हाथ बढ़ाया तो महसूस हुआ कि उसके सामने हवा में एक ठोस रुकावट है। नेहा, रुको, यहां कुछ है, एक दीवार, आर्यन ने हैरान होकर कहा। नेहा ने भी उस अदृश्य दीवार को छूकर देखा। ये कांच नहीं है, ना ही पत्थर, ये हवा की तरह महसूस होती है, पर यह मजबूत है। आर्यन ने डायरी निकाली और उस पर लिखी चेतावनी को फिर से पढ़ा। जब सूर्य और चंद्र एक हों तभी मार्ग खुलेगा। ग्रहण? नेहा ने पूछा। नहीं, ये कोई सांकेतिक भाषा है, आर्यन ने सोचा। उसने नक्शे को दीवार के सामने पकड़कर देखा। नक्शे पर ठीक इसी जगह पर 3 पत्थरों का एक प्रतीक बना था। आर्यन ने आसपास देखा। कोहरे के बीच उसने देखा कि जमीन पर 3 अजीब आकार के पत्थर पड़े हैं, एक त्रिकोण बनाते हुए। आर्यन ने उन पत्थरों को उठाया और उन्हें अदृश्य दीवार के ठीक सामने उसी क्रम में रखा जैसा कि नक्शे पर दिखाया गया था। जैसे ही अंतिम पत्थर रखा गया, उन्होंने एक गहरी गड़गड़ाहट सुनी। कोहरा तेजी से घूमने लगा और जहां दीवार थी वहां की हवा में एक चमकीली, क्षणिक दरार दिखाई दी, जो केवल 2 सेकंड के लिए खुली। चलो, आर्यन चिल्लाया और वे दोनों उस दरार में कूद गए। जादूगढ़ में प्रवेश। अगले ही पल वे खुद को एक शांत धूप वाली जगह पर पाया। कोहरा गायब था। उनके पीछे की अदृश्य दीवार और पत्थरों का निशान भी गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने समय के किसी द्वार को पार कर लिया हो। वे अब चौड़ी पगडंडी पर थे, जिसके दोनों तरफ विशाल देवदार के पेड़ करीने से खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें रोपा हो। थोड़ी दूर पर उन्हें लकड़ी के बने पुराने लेकिन बेहद साफ सुथरे घर दिखाई दिए। ये था जादूगढ़। गांव पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई जानवर नहीं। ये किसी फोटोग्राफ जैसा शांत था। तभी उन्हें एक घर के बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। वे शांति से बैठे थे, जैसे वे उनके आने का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही आर्यन और नेहा ने बुजुर्ग की ओर कदम बढ़ाया, बुजुर्ग ने धीरे से अपना हाथ उठाया और स्पष्ट हिंदी में कहा, तुम अंदर आ गए, लेकिन तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था, बाहरी। ये बुजुर्ग कौन है? क्या वे गांव के मुखिया हैं? और ये बाहरी का क्या मतलब है? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। एपिसोड 3, गांव का रहस्य और समय का ठहराव। बुजुर्ग से मुलाकात। आर्यन और नेहा बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने उन्हें अपनी तेज भेदने वाली नजरों से देखा। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, हम आर्यन और नेहा हैं, हम इतिहास के शोधकर्ता हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है? हमने बहुत मुश्किल से इसे ढूंढा है। बुजुर्ग ने एक सूखी मुस्कान दी। नाम की क्या जरूरत है बेटा, ये जगह उन लोगों के लिए है जो खोए हुए हैं, ना कि उनके लिए जो ढूंढते हैं। तुम इस गांव को जादूगढ़ कहते हो और मैं यहां का द्वारपाल हूं। मेरा नाम वृद्धदेव है। वृद्धदेव ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तुमने उस दरार को पार कैसे किया? वो केवल उन लोगों के लिए खुलती है जिनके मन में कोई गहरा अधूरा काम हो। नेहा ने पूछा, अधूरा काम? हम तो सिर्फ शोध कर रहे थे। वृद्धदेव ने हंसते हुए कहा, शोध? बेटा, तुम इस गांव को क्यों नहीं ढूंढ पाए, इस सवाल का जवाब देखो। ये गांव खुद को बचा रहा है। जादूगढ़ का अजीबोगरीब माहौल। बातचीत के दौरान आर्यन ने गांव का निरीक्षण किया। सब कुछ एकदम शांत था। घरों पर धूल का एक कण तक नहीं था। कपड़े तार पर वैसे ही सूख रहे थे जैसे अभी डाले गए हों, लेकिन कोई गतिविधि नहीं थी। वृद्धदेव, ये गांव इतना शांत क्यों है? यहां कोई और क्यों नहीं है? आर्यन ने पूछा। वृद्धदेव की आंखें दूर कहीं देवदार के पेड़ों पर टिक गईं। यहां कोई और नहीं है क्योंकि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, और कोई आता नहीं क्योंकि किसी को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जादूगढ़ केवल एक गांव नहीं है, यह समय का एक कटा हुआ टुकड़ा है। यहां समय बहुत धीरे चलता है। हमारे लिए एक दिन बाहर की दुनिया के लिए एक हफ्ता हो सकता है। नेहा चौंक गई। इसका मतलब है कि हम जितनी देर यहां रहेंगे, बाहर की दुनिया में उतना ही ज्यादा समय गुजर जाएगा? हां, वृद्धदेव ने कहा, लेकिन समय का ठहराव ही इस गांव का रहस्य है। हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ और बुराई से बचे रहने के लिए यहीं रुक गए थे। अंदर का सच।
वृद्धदेव ने उन्हें एक और चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले गांव को बाहर की दुनिया से छिपाने के लिए गांव के पुरखों ने मिलकर एक प्राचीन समय बंधक अनुष्ठान किया था, जिसने गांव के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना दिया था, वही अदृश्य दीवार जिसे आर्यन ने पार किया था। लेकिन अनुष्ठान पूरी तरह सफल नहीं हुआ। वृद्धदेव ने दुख से कहा, घेरा बन गया, पर गांव के सभी लोग सिवाय मेरे और कुछ बच्चों के एक तरह की अधनिंद्रा यानी सेमी स्लीप में चले गए। वो अपने घरों में हैं, बस उनकी गति और उम्र बढ़ना बहुत धीमी हो गई है। वे जीवित हैं पर जागृत नहीं है। वृद्धदेव ही एकमात्र जागृत व्यक्ति थे जिनका काम था गांव की रक्षा करना और समय बंधक घेरे को बनाए रखना। तो गांव के लोग कहाँ हैं? आर्यन ने व्याकुल होकर पूछा। वृद्धदेव उठे और उन्होंने आर्यन और नेहा को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो एक बड़ी सीढ़ी वाले पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के दरवाजे पर भारी नक्काशीदार ताला लगा हुआ था। वृद्धदेव ने ताला खोला और कहा, वे यहां हैं और वो तुम्हें देख रहे हैं आर्यन। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें इस बंधन से मुक्त करने आए हो। जैसे ही वृद्धदेव ने दरवाजा खोला, मंदिर के अंदर से पुरानी अगरबत्तियों और गीली मिट्टी की तेज गंध आई। अंदर की रोशनी में आर्यन और नेहा ने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। मंदिर के अंदर अधनिंद्रा में गांव के लोग किस अवस्था में हैं और आर्यन उन्हें आजाद करने के लिए क्या कर सकता है, जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। एपिसोड 4 मंदिर के भीतर ठहरा हुआ जीवन और अभिशाप का ज्ञान। मंदिर का दृश्य। मंदिर के अंदर का दृश्य अद्भुत और भयानक था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर गांव के इतिहास और अनुष्ठानों की नक्काशी थी। हॉल के बीचों बीच लगभग 30 से 40 लोग बैठे हुए या खड़े हुए अवस्था में थे, लेकिन वे पूरी तरह स्थिर थे। वे हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उनकी त्वचा पर हल्की सी सफेद परत थी, जैसे वे सदियों से एक ही जगह पर हों। वृद्धदेव ने फुसफुसाते हुए कहा, इन्हें देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरा छोटा भाई है और ये वे पुरखे हैं जिन्होंने इस घेरे को बनाया था। ये जी रहे हैं। इनका दिल बहुत धीमी गति से धड़कता है, पर ये जागृत नहीं है। आर्यन ने एक महिला के हाथ को छुआ। उसका हाथ ठंडा और मोम जैसा था। उसे देखकर लगा जैसे वे किसी मानव संग्रहालय में खड़े हों। लेकिन क्यों? ये समय बंधक अनुष्ठान विफल क्यों हुआ? नेहा ने पूछा। वृद्धदेव की आवाज में दर्द था। ये विफल नहीं हुआ, ये अधूरा रह गया। गांव के पुरखों ने सोचा था कि वे बुराई से बचने के लिए समय को धीमा कर देंगे, लेकिन उनके अनुष्ठान में एक गलती थी। असफल अनुष्ठान की सच्चाई। वृद्धदेव ने हॉल की नक्काशी की ओर इशारा किया। अनुष्ठान के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी, जिसे कालचक्र मणि कहा जाता था। पुरखों के पास वो मणि नहीं थी। उन्होंने उसकी जगह मानव ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों की चेतना को ऊर्जा के रूप में उपयोग किया और घेरा बनाया। उन्होंने आगे कहा, घेरा तो बन गया, लेकिन जब वे चेतना को वापस शरीर में डालने लगे तो ऊर्जा पूरी तरह से वापस नहीं आई। वे ऊर्जा कहीं बीच में अटक गई और उनका जीवन अध निद्रा में स्थिर हो गया। मैं और मेरे साथ के कुछ बच्चे उस वक्त घेरे के बाहर थे, इसलिए हम बच गए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस मंदिर की रक्षा करूं, जहां गांव की रुकी हुई चेतना अभी भी मौजूद है। वृद्धदेव ने खुलासा किया कि उस ऊर्जा को वापस लाने के लिए उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की जरूरत थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अनजाने में अपने अधूरे काम के कारण उस घेरे को पार कर सके। आर्यन का अधूरा काम? तुमने कहा था जिन्होंने घेरा पार किया उनका कोई अधूरा काम है। मेरा क्या है? आर्यन ने वृद्धदेव की आंखों में देखा। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। ये वही शक्ति है जो तुम्हारी दादी तुम्हें दिया करती थी। वृद्धदेव ने एक हैरान कर देने वाला सच बताया। तुम्हारी दादी वे जादूगर की थीं। 50 साल पहले जब घेरा बना तो वो एक छोटी बच्ची थी और उसे गांव से बाहर सुरक्षित भेज दिया गया था ताकि गांव की परंपरा जिंदा रहे। वो हमेशा वापस आना चाहती थी, लेकिन घेरे के कारण नहीं आ पाई।
उसका अधूरा काम था गांव को आजाद कराना, और वो काम अब तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी दादी शिमला में रहती थीं और हमेशा पहाड़ों के रहस्य के बारे में बातें करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस गांव का नाम नहीं लिया। वृद्ध देव, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उन्हें जगा सकूं? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो कालचक्र मणि ढूंढनी होगी जिसका उपयोग पहले अनुष्ठान में नहीं हुआ था। वो मणि इस गांव की चेतना को वापस खींच सकती है। नक्शे में देखो, अंतिम निशान। आर्यन ने फटी हुई डायरी खोली। नक्शे का अंतिम हिस्सा, जो उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था, अब साफ दिखाई दे रहा था। यह निशान एक गहरे कुएं की ओर इशारा कर रहा था, जो गांव के केंद्र में था। वृद्ध देव ने चेतावनी दी, जल्दी करो आर्यन, आज शाम को समय बंधक घेरे को बनाए रखने के लिए मुझे अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करना होगा। अगर मैं असफल हुआ तो ये गांव हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। क्या आर्यन को कालचक्र मणि मिलेगी? और अगर वो मणि मिल भी गई तो क्या वो अपने अधूरे काम को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। एपिसोड 5, कालचक्र मणि और मुक्ति का सूर्योदय। अंतिम एपिसोड, कुएं की ओर दौड़। वृद्ध देव की चेतावनी सुनकर आर्यन और नेहा को एहसास हुआ कि उनके पास बहुत कम समय है। सूरज ढलने लगा था और घाटी में अंधेरा छा रहा था। वृद्धदेव, हम मणि ढूंढने जा रहे हैं, आप बस घेरे को कुछ देर और बनाए रखिए, आर्यन ने कहा और नेहा के साथ तेजी से मंदिर से बाहर निकला। नक्शे के आखिरी निशान के अनुसार वे गांव के केंद्र में पहुंचे, जहां देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक बहुत पुराना पत्थरों से बना कुआं था। कुएं के चारों ओर कांटों वाली बेलें लिपटी थीं और उसके मुहाने पर एक बड़ा पत्थर रखा था। ये कुआं है, नेहा हाफते हुए बोली, लेकिन पत्थर बहुत भारी है, हमें इसे हटाना होगा। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। पत्थर को हिलाते ही कुएं के अंदर से एक अजीब सी धीमी आवाज आई, जैसे कोई धातु किसी दूसरी धातु से टकरा रही हो। किसी तरह उन्होंने पत्थर को लुढ़का दिया और कुएं के अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। काल चक्र मणि का मिलना। नेहा ने अपनी टॉर्च निकाली। रोशनी कुएं की दीवार पर पड़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुएं की दीवार पर भी वही प्राचीन नक्काशी है जो मंदिर में थी। मणि नीचे है, आर्यन ने कहा, मुझे नीचे जाना होगा। नेहा ने अपनी मजबूत रस्सी निकाली, जिसे उसने एक मजबूत देवदार के तने से बांध दिया। आर्यन रस्सी पकड़कर कुएं के अंधेरे में उतर गया। नीचे जमीन पर पहुंचकर आर्यन ने टॉर्च घुमाई। उसे तुरंत वो चीज दिखाई दी जिसकी उसे तलाश थी। एक छोटे से पत्थर के आसन पर एक गोल धुंधली नीली मणि रखी थी। यह आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी सतह पर समय के छोटे छोटे भंवर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। ये थी कालचक्र मणि। जैसे ही आर्यन ने मणि को उठाया, उसे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसने 50 साल पहले का पूरा अनुष्ठान अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। पुरखों की गलती और उनका बलिदान। मणि को लेकर आर्यन तेजी से ऊपर चढ़ गया। मुक्ति का अनुष्ठान। जब वे मंदिर पहुंचे तो वृद्ध देव जमीन पर थके हुए बैठे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर का घेरा कमजोर पड़ रहा था। जल्दी करो बेटा, घेरा टूट रहा है, बाहर की हवा यहां आ रही है, वृद्ध देव ने कमजोर आवाज में कहा। आर्यन ने मणि को कसकर पकड़ा और वृद्ध देव से पूछा कि अब क्या करना है। मणि को मंदिर के ठीक बीचों बीच, जहां पुरखों ने पहला अनुष्ठान किया था, वहां जमीन पर रखो। फिर तुम्हें अपनी दादी के नाम से इस गांव को मुक्ति देने के लिए जोर से आवाहन करना होगा। आर्यन ने बिना समय गंवाए वैसा ही किया। उसने मणि को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी दादी पद्मा, मैंने आपका अधूरा काम पूरा किया। इस गांव को काल बंधन से मुक्ति मिले। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कालचक्र मणि से एक तेज नीली रोशनी निकली, जिसने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। हॉल में अधनिद्रा में पड़े सभी लोगों की शरीर से हल्की सी सुनहरी आभा निकलकर मणि में समाने लगी
और फिर उसी तेजी से वापस उनके शरीर में लौट गई। अगले ही पल मंदिर में एक सामूहिक आह की आवाज गूंजी। सूर्योदय और नई शुरुआत। जब नीली रोशनी गायब हुई तो आर्यन और नेहा ने देखा कि मंदिर में स्थिर पड़े सभी लोग हिल रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं जैसे वो लंबी नींद से जागे हों। वे भ्रमित थे पर जिंदा थे। वृद्धदेव ने रोते हुए अपनी मां को गले लगाया, जो अब पूरी तरह जागृत थीं और उन्हें पहचान रही थीं। वृद्धदेव ने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुमने ये कर दिखाया बाहरी। तुमने न केवल हमारे गांव को बचाया, बल्कि तुमने अपनी दादी का अधूरा काम भी पूरा किया। आर्यन ने बाहर देखा तो रात ढल चुकी थी और पेड़ों के बीच से सूर्योदय की पहली किरणें जादूगर पर पड़ रही थीं। अब कोई घेरा नहीं था। अब क्या होगा? नेहा ने पूछा। वृद्धदेव मुस्कुराए। अब हम फिर से दुनिया का हिस्सा बनेंगे। हम आजाद हैं, लेकिन हम इस गांव के रहस्य को हमेशा याद रखेंगे। आर्यन ने अपनी दादी का नाम मन में दोहराया। उसने सिर्फ एक खोया हुआ गांव ही नहीं ढूंढा था, बल्कि उसने अपनी पारिवारिक विरासत को भी खोज लिया था। वे दोनों एक नए इतिहास के साथ सूर्य की रोशनी में खुली हुई पगडंडी से जादूगर को अलविदा कहने लगे। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ रहे थे, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। जादूगर आजाद हो चुका था और आर्यन अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा चुका था। कहानी समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप कोई नई कहानी सुनना चाहेंगे?